नमस्कार, मैं वर्षा अनाहत इंटरव्यू सीरीज में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। भारत देश एक विशाल वृक्ष की तरह है और इसकी परंपराएं, प्रथाएं मानो इसकी जड़ें हैं, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर और पूरब से पश्चिम की ओर फैल चुकी है। संपूर्ण विश्व में भारत की विद्या, कलाएं और प्रथा परंपराओं के बारे में लोग जान चुके हैं, इनका महत्व भी जान चुके हैं और इन्हें अपनाने के लिए उत्सुक भी है। इन प्रथाओं को, कलाओं को, विद्याओं को उन गुणीजनों ने अंतरराष्ट्रीय मंच पे पहुंचाया जिन्होंने इसका अध्ययन किया और इसके बारे में जानकारी विश्व को पहुंचाई। और इन्हीं गुणीजनों में से एक गुणीजन आज हमारे साथ उपस्थित है। आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो है डॉक्टर मंजूषा सौरकिया जी, जो कि देहरादून से है और बेहद ही बेहतरीन कथक नृत्यांगना है। तो इनका थोड़ा परिचय मैं आपसे कराना चाहूंगी। मंजूषा जी का अल्प परिचय कुछ इस प्रकार है। मंजूषा जी अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक कथक आर्टिस्ट एवं कोरियोग्राफर है। आपने भातखंडे म्यूजिक कॉलेज से कथक नृत्य में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। साथ ही आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से भी थिएटर में उपाधि प्राप्त की है। इसके अलावा गायन और तबला विषय में भी आपको डिग्री प्राप्त है। साथ ही कोरियोग्राफर के तौर पर आपने कथक के अलावा बैले डांसिंग और कॉन्टेम्पररी डांस में भी निपुणता हासिल की है। आप नेशनल टीवी की ए ग्रेड आर्टिस्ट है। साथ ही लखनऊ के भातखंडे विद्यापीठ में आप एग्जामिनर पैनल की भी सदस्य है। आपने भारत के प्रसिद्ध रंगमंच जैसे लखनऊ महोत्सव, महाकुंभ, ताज महोत्सव, थार महोत्सव और आईसीसीआर द्वारा आयोजित अनगिनत समारोहों में अपनी कथक प्रस्तुति दी है। आप लखनऊ दूरदर्शन द्वारा आयोजित आलोक पर्व, बैले परफॉर्मेंस, विरासत, साथ ही बीबीसी लंदन द्वारा चित्रित इंडियन कल्चरल हेरिटेज डॉक्यूमेंट्री का भी हिस्सा रह चुकी है। आपने यूएस, मलेशिया, जमैका, हॉलैंड, ब्राजील, चाइना सहित अन्य देशों में भी सफलतापूर्वक कथक नृत्य प्रस्तुति दी है। फिलहाल आप कला कुंभ नामक संस्था द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और वर्कशॉप्स आदि का आयोजन करती है और कथक प्रशिक्षण का कार्य भी कर रही है। मंजूषा जी की कथक नृत्य के ऊपर पायल की झनकार नामक पुस्तक भी पब्लिश हो चुकी है, जिसका भाषांतर अंग्रेजी, डच, फ्रेंच और स्पेनिश भाषाओं में भी हो चुका है। हाल ही में आपको इंडियन कल्चरल काउंसिल के इम्पैनल्ड आर्टिस्ट के तौर पे नियुक्त किया गया है। तो चलिए हम स्क्रीन पे इनवाइट करते हैं मंजूषा जी को। मंजूषा जी, अनाहत इंटरव्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं वर्षा जी और अनाहत सीरीज को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर एक कार्यक्रम शुरू किया जिसमें सभी आर्टिस्ट को जुड़ने का मौका मिला और तभी आजकल के लोगों से भी बात करने का और रूबरू होने का मौका मिला है। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। अच्छा, चलिए मंजूषा जी, अभी हम इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। आपने भारत के रंगमंच से लेके इंटरनेशनल रंगमंच तक काम किया है। ये सफर कैसे आपका शुरू हुआ, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। कथक तो यूजली बहुत लेट मेरा शुरू हुआ। मैंने नॉर्मल डांसिंग तो बहुत बचपन से शुरू करी। मेरे माता पिता के स्कूल हैं, बेसिकली आई एम फ्रॉम बरेली, तो वहाँ से स्कूल में परफॉर्मेंसेस होने के कारण कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने के उस पे मैं शुरू से ही म्यूजिक की तरफ बहुत ज्यादा रुझान रहा है मेरा। और इसी कारण मम्मी का भी काफी सपोर्ट रहा है इसमें, जिसमें उन्होंने मेरे को डांस सिखाना क्लासेस के लिए अलाउ किया और मैं वहां पर सीखने जाती थी। लेकिन स्टार्टिंग का मेरा बॉलीवुड और फोक डांसेस, इंडियन फोक डांसेस से स्टार्ट हुआ। बट जब मैं क्लास 8th में थी तो मैंने वहां पर खानका न्याजिया करके एक मजार मानी जाती है, बहुत ऐसा माना जाता है वहां पर कोई भी आर्टिस्ट अगर परफॉर्म करता है तो वो अपनी ऊंचाइयों को छूता है। तो वहाँ 3 दिन का एक प्रोग्राम होता है जो रात भर चलता है और वहाँ मैं अपनी सिस्टर के साथ देखने गई और वहीं मैंने महाराज जी को
उमा शर्मा जी को, सभी गुरुओं को मैंने वहां पर देखा परफॉर्म करते हुए। और अचानक से मेरे मन में एक ऐसा आया कि जो मैं कर रही हूँ उसकी वो सुंदर है, बट ये और सुंदर है। तो बस एक लगाव सा हो गया और क्लासिकल डांसेस की तरफ में मेरा बहुत रुझान बढ़ गया देखते देखते। और दैट्स हाउ आई स्टार्टेड इंडियन क्लासिकल डांस सिंस क्लास 8th। अच्छा, आगे फिर डांस आपने शुरू करने के बाद आपका सफर आगे कैसे बढ़ता गया? सीखना शुरू किया क्लास 8 में, और फिर मैंने स्टार्टेड लर्निंग प्रोफेशनली। तो प्रयाग संगीत समिति से पहले एग्जाम्स देना शुरू किए, और वहां से निकलते ग्रेड 12th में तो वैसे मेरा साइंस साइड था एंड मैं साइंस स्टूडेंट रही हूँ, और मेरे सब्जेक्ट्स में डांस और म्यूजिक कहीं नहीं था। और मैंने मैथ्स बायो दोनों से ग्रेड 12th किया है। बट एक चांस कहना चाहिए या फिर कहना चाहिए कि मेरी लाइफ में ये कैसे आया, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग एपिसोड है मेरी लाइफ का। क्योंकि 94 में या 95 में अगर आप कहें तो उस समय डांस का कोई रुझान नहीं था पेरेंट्स की, या फिर कोई प्रोफेशन नहीं माना जाता था उस टाइम पर। और उस टाइम पे ना ही कोई शोज ऐसे आते थे जो आपको पुश करें कि हाँ आप ये भी प्रोफेशन ले सकते हो। सो इतना अननोन प्रोफेशन था ये। हम देखते जरूर थे अच्छे गुरुओं को, लेकिन हम कभी ये फील नहीं करते थे कि हम भी इस विधा में जा सकते हैं, हम इससे प्रोफेशनली ले सकते हैं, और हॉबी की तरह हम लिया करते थे शुरू में। बट ग्रेड 12th के बाद जब मैं लखनऊ आईटी कॉलेज में बीएससी करने के लिए गई और वहाँ एडमिशन एंट्रेंस दिया, तो मेरे गुरु जो बरेली में थे, उन्होंने मेरे को कहा कि लखनऊ जैसे शहर में जाकर अपनी पैशन को नहीं कंटिन्यू करोगी तो इससे बुरी बात नहीं होगी कि लखनऊ जैसे शहर में जाकर भी आप उससे अलग हो जाओ, तो क्यों नहीं तुम उसको कंटिन्यू रखते हो। तो वहां से मेरा सफर शुरू हुआ, और मैंने भातखंडे में एंट्रेंस एग्जाम दिया फॉर द बैचलर्स लेवल डायरेक्टली, और सिलेक्शन मेरा दोनों जगह हुआ, आईटी कॉलेज में बीएससी के लिए और भातखंडे में कथक के लिए। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि उस समय जैसे कि प्रोफेशन नहीं माना जाता था, तो कोई भी पेरेंट जो है यूनिवर्सिटी छोड़ के और बीएससी ऑनर्स छोड़ के डांस में नहीं डालना चाहेगा किसी बच्चे को। तो दैट वाज द मेन टॉपिक, और मैंने आईटी कॉलेज में एडमिशन ले लिया और भातखंडे ड्रॉप कर दिया था उस समय। लेकिन कंटिन्यूसली गुरुओं के कॉल आते रहे कि सिलेक्शन कमेटी ने एक बार काउंसलिंग के लिए बुलाया है पेरेंट्स को एंड एटसेट्रा। तो ऐसा हुआ कि पेरेंट्स गए और मैं भी गई वहां पे। तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस करे, बहुत सारी काउंसलिंग करी इस टॉपिक को लेके कि कथक क्यों नहीं या क्लासिकल विधा क्यों नहीं। तो पता नहीं मेरा रुझान भी था इतना ज्यादा उस तरफ कि मैंने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया कि जैसे 12th के बाद 1 साल का बच्चों को ब्रेक दिया जाता है कोचिंग्स के लिए, आईआईटी या इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल के लिए, तो आप मुझे 1 साल दे दो, और अगर मुझे इस प्रोफेशन में कुछ नहीं लगेगा आगे कि मैं कुछ कर सकती हूँ या मेरी ये लाइन है, तो मैं वापस बीएससी ज्वाइन कर लूंगी। तो मुझे इतना समय अपने लिए दे दो। तो आई वॉज लकी कि मेरे पेरेंट्स ने उस चीज को समझा और मेरी पैशन को समझा और मुझे अलाउ करा कि मैं बीएससी छोड़ के इस फील्ड में बैचलर्स कर सकूं। और बस वहां से मेरा सफर शुरू हो गया, और उसके बाद ना मैंने कभी पलट के देखा, ना कभी मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी भी ये कहा कि दिस इज नॉट द प्रोफेशन फॉर यू। So this is how I moved from science side and pure science student to Kathak student. अच्छा, आपने बीएससी छोड़ के फिर कथक में प्रोफेशन मतलब कथक की शिक्षा आपने बाकायदा लेना शुरू किया। उसके बाद किया, एमए किया। हाँ, उसके बाद में जब आपने प्रोफेशन करके इसको चुना और इसमें आगे बढ़ते गई, तो कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा क्या इस प्रोफेशन को लेकर? बिल्कुल, क्योंकि आप समझ सकते हो कि उस समय और आज के समय में बहुत फर्क है। उस समय कितना भी आप इस लाइन में सीख लो कर लो, फिर भी आपका फैमिली या फिर आपकी सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट करने में नकारती है
कि ये लाइन एक आपकी प्रोफेशनल लाइन भी हो सकती है। तो एक जनरल सा सेंटेंस हमेशा सुनने को मिलता था, ठीक है नाचते हो, डांस करते हो, बट उसके अलावा क्या, दिस इज नॉट द लाइन, मतलब दिस इज नॉट अ प्रोफेशन। तो ज्यादातर तो लड़कियों का ये होता है कि आगे चल के शादी कर दो और मतलब जो सीखा है बस वो वहीं का वहीं रुक गया। बिकॉज आई वॉज सो मच कैरियर ओरिएंटेड एंड मैं बहुत कुछ इतना मेहनत करने के बाद इस लाइन को ब्रेक नहीं करना चाहती थी। तो इन सब सोसाइटी, घर, फैमिली, इन सबको ब्रेक करने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया इस मामले में कि मैं कथक केंद्र में फिर ज्वाइन किया कि मैं ऐसा ना हो कि एमए करने के बाद वापस मैं उसी सोसाइटी में चली जाऊं जहां इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो मैंने कथक केंद्र ज्वाइन किया कि मैं प्रोफेशनली इसको कैसे बिल्डअप कर सकती हूँ, कैसे मैं इसको और बढ़ा सकती हूँ। फिर मैंने टीवी का एग्जाम दिया या दूरदर्शन में एग्जाम दिया या प्रोग्राम्स करने शुरू किए प्रोफेशनली, एंड देन आई स्टार्टेड अर्निंग आल्सो। इट्स नॉट ओनली परफॉर्मिंग, इट्स also earning, because profession means you earn and you give. It's a give and take thing. तो it started slowly, but हाँ मैंने बहुत कुछ सुनने में आया, बहुत कुछ फाइट करना पड़ा खुद की एक्सटेंडेड फैमिली से कि दिस इज नॉट द राइट वे टू गो, बिकॉज इवन शादी के बाद आप मानते हो लड़कियों का बहुत एक्सेप्टेंस नहीं होता कि बहू जो है स्टेज पे डांस कर रही है। मतलब इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट यूपी का, स्पेशली मैं क्या बताऊंगी, स्टेट्स का अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, वो नहीं एक्सेप्टेबल होते हैं। तो आई हैव रियली faced a lot of things in terms of taking a profession in this line. अच्छा, आपने विदेश के रंगमंचों पर भी काफी परफॉर्म किया है, तो उसके लिए कुछ आपने अलग तैयारी की थी? किस तरीके से आपने खुद को ढाला कि आप एक इंटरनेशनल स्टेज में भी बखूबी से परफॉर्म कर सके? मैं कुछ ऐसा फील करती हूँ कि जब तक आप कुछ हटके नहीं करोगे तब तक आप माने नहीं दिख जाओगे। या फिर आज भी जब यूनिवर्सिटी एडमिशन होते हैं तो आप कहते हो देयर शुड बी एन एक्स फैक्टर इन यू अदर देन अ रेगुलर फैक्टर। तो अगर मैं कथक परफॉर्मर हूँ तो अलग मैं क्या करती हूँ? देयर आर लॉट ऑफ thousands and thousands of Kathak performers who are really good. तो इसी सोच में मैं बस थी कि मैं क्या अलग करूं, कथक में ही ऐसा क्या करूं जो मैं जानी जाऊं, या मैं जो उसमें मैं अलग कुछ कर पाऊं, लोगों के उसमें ला पाऊं। तो that's how I started on glass pieces. तो ये एक अलग विधा थी जो मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ी थी उस टाइम तक, कि ऐसा हुआ करता था किसी जमाने में कि राजाओं को खुश करने में या फिर गॉड्स को खुश करने में ऐसा कुछ किया जाता था कि बलि चढ़ाई जाती थी, या हम ऐसा कुछ करते थे कि वो बिल्कुल आउट ऑफ रेगुलर लाइन होती थी। लोग कोयले पे करते थे, अंगारों पे करते थे, तलवारों पे करते थे, कांच पे करते थे। बहुत ऐसी चीजें हम पढ़ी जाती हैं जब हम पढ़ते हैं कथक में। तो बस ये सोच के कुछ सीरियसली नहीं सोचा था, बट एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ कि मैं प्रैक्टिस कर रही थी ऐसी रेगुलर, और मेरे जैसे मैंने बताया मेरे मम्मी पापा का स्कूल है, एजुकेशन स्कूल है, नॉट अ म्यूजिक स्कूल, एजुकेशन स्कूल है। तो वहां पर जिस रूम में मैं प्रैक्टिस कर रही थी वहां पर एक बॉक्स रखा था जहां पर मेंटेनेंस वर्क चल रहा था, तो वहां कांच रखा हुआ था एक्चुअली। तो एक वो कट्टा टाइप का रखा हुआ था साइड में, एंड मैं चक्कर लेते लेते वो उस पैर लगा और वो गिर गया, एंड पूरा कांच पूरे कमरे में फैल गया था उस टाइम पे। तो ऐसा हुआ कि बस अचानक से ऐसा फील हुआ कि ये मैंने कभी सुना था, इस पे कर सकते हैं क्या कभी, बट उस टाइम तक मुझे कुछ पता नहीं था कि ये चीज एक्चुअल हो सकती है कि नहीं। एंड मैंने कोशिश किया तो पहले ही पैर पे कांच घुस गया एंड स्टार्टेड ब्लीडिंग। तो वहां पर मेरे को थोड़ा झटका लगा कि नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है चीज को, लेकिन दिमाग में चलता रहा कि और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। और मैं बार बार उस रूम में जाके बार बार थोड़ा थोड़ा कांच निकाल के कोशिश करती रही, और बार बार कट जाता था पैर एक्चुअली, क्योंकि वो राइट मिरर नहीं था या राइट ग्लास पीस नहीं था। हम लोग कहते हैं कि पढ़ाई भी जरूरी है हर एक के साथ। तो इसमें अगर मैं कहूँ कि देयर इज अ फिजिक्स ऑल्सो,
वो मैं अब कह सकती हूँ, तब नहीं कह सकती थी, क्योंकि अब करते करते इतना टाइम हो गया है तो मैंने बहुत कुछ सीखा कि कितना ब्रेथ होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, कितना प्रेशर पड़ना चाहिए पैर का ग्लासेस पे, किस तरीके का फुटवर्क होना चाहिए और किस तरीके का नहीं फुटवर्क होना चाहिए उसके ऊपर. देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज व्हाइल डूइंग परफॉर्मिंग ऑन दिस. तो बहुत कुछ सीखा धीरे 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 करके, बट इट वाज अ वेरी पेनफुल जर्नी performing on glass pieces. Years and years ऐसे निकल गए कि पूरा पूरा pieces it used to slip in my leg, and कई बार ऑपरेट करना पड़ता था उस चीज को, और बहुत बार पेनफुल भी होता था, बहुत दिनों तक उसका पट्टी करता है. बट यस, देयर वाज अ पैशन, आई शुड से, कि कुछ करना है नया करने के लिए. तो इट हैपेंड टू बी कि करते करते सालों सालों करते करते समझते समझते उस चीज को, क्योंकि कोई गुरु आज की डेट में नहीं है जो ये सिखाता है इस टाइप की टेक्निकलिटीज की हम ये कर सकते हैं. That was an experiment which I tried, and touch wood, today I'm performing on glass bases, and that is one of the main factor कि मुझे specially बुला के performance होती है. And I also got a lot of awards due to this special X factor of my performance during international performances especially. तो मतलब अगर इंटरनेशनल स्टेज पे हमें परफॉर्म करना है तो हमें अपनी कला के साथ, अपनी शास्त्रीयता के साथ कुछ नया जोड़ना होगा, उस तैयारी से हमें उतरना पड़ेगा स्टेज पे. तैयारी बहुत जरूरत है. तैयारी ना ही केवल आपकी विधा की, तैयारी हर तरीके की. अगर आप एक डांसर हो तो एक डांसर के लिए क्या क्या जरूरी है, वो जरूरी है, हर स्टेज पे जरूरी है. आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आप अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करते हो, आप अपने स्टैमिना को कैसे मेंटेन करते हो, आप अपनी एनर्जी लेवल को कितना मेंटेन करते हो, एंड आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है विद द ऑडियंस एंड विद द पीपल अराउंड यू. सो बिकॉज यू आर अ फुल पैकेज. मेरा मानना यह है, आप एक विधा को नहीं लेकर जा रहे हो, आप एक इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो. तो आप में वो सब कुछ होना चाहिए जो एक एम्बेसडर को होना चाहिए एक्चुअली, जो एक आप ही हो, जो हो आप ही हो, और आप ही रिप्रेजेंट कर रहे हो, चाहे वो प्राइवेटली कर रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट के थ्रू कर रहे हो. सो तैयारी मीन्स फुल तैयारी. आधी तैयारी में आप जैसे कहते हैं ना कि हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस. तो इस वे में आधी तैयारी और डेंजरस होती है. यू शुड बी फुल्ली प्रिपेयर्ड विद नॉलेज, with everything what is needed for that performance and for that presentation. उषा जी, आपने दोनों रंगमंचों पर परफॉर्म किया है, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी. तो दोनों ऑडियंस में क्या फर्क होता है, किस तरीके से देश की ऑडियंस हमें रिस्पॉन्ड करती है और किस तरीके से इंटरनेशनल ऑडियंस हमें रिस्पॉन्ड करती है, इसके बारे में थोड़ा बताइए. जब हम परफॉर्म करते हैं इंडिया में, तो यूजुअली हम देखेंगे कि ऑडियंस हमारे को ज्यादा तादाद में वो मिलती है जो जानकार होती है मोस्टली. लेकिन इसको हम नहीं नकारेंगे कि कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास इंडियन ऑडियंस इतनी जानकार नहीं होती है. वो एक जस्ट एन ऑडियंस होती है बिकॉज इंडियन कल्चर डांस हो रहा है, स्पेशली डांस हो रहा है. तो क्या होता है कि लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन सीइंग डांस without knowing the fact कि it's a Indian classical and उसकी क्या बारीकियां हैं. तो we get only few lines in front who are actually known people of these performers, but maximum audience नहीं होती है. उस वे में हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है इंडिया में. लेकिन हम जब बाहर जाते हैं तो मैंने ये बहुत देखा है कि बाहर की ऑडियंस जो है इंडियन कल्चर पे, दे आर रियली फैसिनेटेड अबाउट इंडियन कल्चर. उसमें एक डिफरेंस आता है कि बाहर के लोग जो हैं नहीं जानते हुए भी उनके रिस्पेक्ट जो होती है वो इतनी ज्यादा होती है, जो कि हम कई बार आज की डेट में, आज की ऑडियंस में मिसिंग है कहीं पर. एक समय पर वो ऑडियंस बहुत जबरदस्त मिलती थी हमें इंडिया में भी. जब हम बहुत बड़े लेवल पे जाते हैं, जैसे ताज महोत्सव या वहां पर आपको ऑडियंस अच्छी मिलती है, एक जानकार मिलती है, और आपको करने में और उनको सुनाने में और उसमें एक्सपेरिमेंट करने में मजा आता है एक्चुअली. लेकिन कुछ ऑडियंस आपको ऐसी मिलती है इंडिया में जो स्पेशली न्यू जनरेशन, इफ आई से,
वेरी लेस जनरेशन इज देयर जो आकर रियली दिल से देखती है और उसको एक्सेप्ट करती है। तो और फॉरेन ऑडियंस ये जरूर होता है, मैंने देखा है, दे आर वेरी वेरी फैसिनेटेड अबाउट इंडियन कल्चर, इसलिए वो बहुत रिस्पेक्टफुली देखते हैं और बहुत बहुत चाव से उसको समझने की कोशिश करते हैं। इवन आफ्टर द प्रोग्राम जितनी ऑडियंस में से लोग मिलना चाहते हैं आर्टिस्ट से, वो इंडिया में कम है, बाहर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनके में ये बात है, सीखना, समझना। ये ऑडियंस में जब आने लगता है तो मजा आने लगता है आर्टिस्ट को भी परफॉर्म करने में और समझाने में। सो इट्स रियली नाइस टू परफॉर्म इंटरनेशनली एंड आई एम सो प्राउड कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाती हूँ, बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द कल्चरली रिच कंट्री और लोग बाहर इतना पसंद करते हैं इंडियन कल्चर और इंडियन डांसेस को देख के, तो जैसे मंत्रमुग्ध रहते हैं एक्चुअली बाहर के लोग। सो it's a good experience having different people and हम कर करके ही समझते हैं कि what kind of audience you are getting and what kind of performance you need to change with every performance. अच्छा मंजूषा जी, आप कथक का प्रस्तुतिकरण भी करती है और साथ में आप टीचिंग भी करती है। वर्कशॉप्स के जरिए आपने काफी देशों में काफी बच्चों को सिखाया है। तो क्या फर्क होता है देश, मतलब भारत में अगर आप बच्चों को सिखा रही है तो वो स्टूडेंट्स जो होते हैं जो देश के हैं उनमें, और जो फॉरेन स्टूडेंट है उनमें क्या फर्क होता है? इंडियन स्टूडेंट्स और फॉरेन स्टूडेंट्स में, दोनों ही स्टूडेंट्स में अगर देखा जाए, स्टार्टिंग में इंडियन क्लासिकल जब सिखाते हैं हम लोग, तो हमें बहुत एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत पड़ती है दोनों ही में। ये तो बेसिक चीज है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि इंडियन क्लासिकल में बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। हम सब लोग जानते हैं कि फर्स्ट के 2-3 साल जो होते हैं वो बहुत मेहनत वाले होते हैं और बहुत फॉर न्यू चाइल्ड बहुत बोरिंग होते हैं लोगों के लिए, और वो 2-3 साल निकालना बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए। अब उनको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है टू टीच देम विद सम सेमी क्लासिकल बॉलीवुड, कि कनेक्ट कर पाए, अच्छा ये सीखोगे तो इसमें फायदा होगा, सो यू कैन परफॉर्म दिस ऑल्सो। तो इन दैट वे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उसमें डिफरेंस मैंने ये भी देखा है कि फॉरेन स्टूडेंट्स समहाउ आज की डेट में दे आर वेरी सीरियस। आप एक क्लास करोगे उनके साथ, जैसे अगर मैं वर्कशॉप की बात करूं, तो अगर मैंने एक वर्कशॉप ली कहीं पर जाके, विच इज ओनली वीकेंड, अगर आप सैटरडे संडे सिखा रहे हो, तो आप जो सिखाओगे नेक्स्ट वीक वो इतना तैयारी में रहेंगे कि मुझे उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एंड आई गो फर्दर। बट कहीं पर इंडियन स्टूडेंट्स, क्योंकि एक कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर, it actually works in India कि students take it granted, you know, they take it so granted कि नहीं हुआ तो next time कर लेंगे, नहीं तो next time कर लेंगे, so they are very casual in learning and you have to push them actually always कि नहीं, इतना करके रखोगे तो आगे सिखाएंगे। So that difference is there बिकॉज यहाँ पर उनको बहुत वैरायटी मिलती है, बहुत एक गुरु नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो, दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस हियर, एंड दैट्स हाउ दे डोंट वैल्यू दैट थिंग मच, क्योंकि बाहर के स्टूडेंट्स को बहुत कम चीज मिलती है और दे रियली नीड टू लर्न, उनके में वो चाह जो है ज्यादा होती है। ये डिफरेंस मुझे लगता है, और मुझे लगता है कि आजकल के स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि एवरीथिंग इज नॉट बीइंग टेकन एज ग्रांटेड वाली, बिकॉज विधा कहीं ना कहीं अगर लुप्त होने लगी तो आगे चल के बहुत मुश्किल होगा उन्हीं के लिए कि वो कल्चर कहीं लुप्त हो गया। जी जी जी, हमें फिर से अमेरिका से सीखना पड़ेगा फिर कि कथक नहीं, अमेरिका से नहीं, इन दैट वे आई शुड से कि देयर आर डिफरेंट कल्चर्स, क्योंकि उन्हें कम मिलता है शायद इसलिए उनकी सीरियसनेस ज्यादा है, शायद वो अपने डांसेस को या अपने कल्चर को इतना सीरियसली नहीं लेते होंगे, मे बी इट कैन बी दैट वे। सो इट्स अ ह्यूमन मेंटालिटी, मुझे कहना चाहिए लगता है, इट्स अ ह्यूमन मेंटालिटी कि आपको जो चीज ज्यादा मिलती है आप उसकी वैल्यू नहीं करते हो, और जब वो चली जाती है तब आप वैल्यू करना शुरू करते हो। तो आई विल रिक्वेस्ट, मतलब मेरी तरफ से तो रिक्वेस्ट है कि आजकल स्टूडेंट्स के, यंगर जनरेशन का, कि सीरियसली लो, जो सीखो मन से सीखो, तो उससे विधा और आगे बढ़ेगी अच्छे से। जी जी जी।
अच्छा मंजूषा जी, एक और ट्रेंड चल रहा है, रियलिटी शोज, टैलेंट हंट शोज जो होते हैं, और पेरेंट्स खास तौर पे बच्चों को उसके लिए ही तैयार कराना चाहते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि ये टैलेंट हंट शोज जो होते हैं, ये बच्चों के लिए वरदान है या शाप है? आप क्या सोचती है इस बारे में? अगर मैं अपनी लाइफ से रिलेट करूं तो एक तरीके से बून है, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स कम से कम जागरूक हैं इस चीज को लेके कि ये भी एक हम्म। प्रोफेशन हो सकता है। डांसिंग और सिंगिंग और इंस्ट्रूमेंट कैन बी वन ऑफ द प्रोफेशन विच कैन बी टेकन एज सीरियस प्रोफेशन। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक कमी दिखती है मुझे आजकल के जो शोज हैं, और वो बहुत रेलिवेंट है, सब शायद मोस्ट ऑफ द पीपल देखते हैं उसको। एप्रिसिएशन एक अलग बात होती है, किसी कल्चर को अप्रिशिएट करना अलग अलग बात होती है, और एक प्रमोट करना अलग बात होती है। तो क्या डिफरेंस है प्रमोशन और एक्नॉलेज करना या किसी को अप्रिशिएट करना? अगर हमारे ही शोज अगर इंडियन कल्चर छोड़ के बाहर के कल्चर को दिखाएंगे, तो मुझे लगता है कि हम प्रमोट बाहर के कल्चर को कर रहे हैं, ना कि अपने कल्चर को। तो वो कमी जरूर दिखती है आजकल के कॉम्पिटिशन्स में। उनका मोटिव अच्छा है कि आप इस लाइन को लाइमलाइट में लाइए, ठीक है, दिस इज वेरी गुड, दिस इज रियली गुड कि आज के पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे को डांस में डालें या गाने में डालें या इसमें डालें कि वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाए। दिस इज रियली गुड। बट ऑन द अदर हैंड वो भटका रहे हैं किसी वे में, क्योंकि ऐसा लगता है कि जितने भी आप देखोगे ऑडिशन से लेके फिनाले तक जो टॉपिक्स लिए जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में, दे आर मोस्टली वेस्टर्नाइज टॉपिक्स। बहुत कम फ्यूजन में आके कहीं आपको इंडियन डांस दिखाई देगा, यू नो, इंडियन गायकी सुनाई देगी जो प्योर होती है, ठीक है। आप ज्यादातर फ्यूजन्स में जाकर और कॉन्टेम्प्ररी एंड बाहर के जो डांस स्टाइल्स हैं उनको आप ज्यादा दिखाते हो। तो आप क्या कर रहे हो, बाहर का अमेरिका डांस प्लस अगर आ रहा है तो अमेरिकन अपना दिखाते हैं, आप अपना दिखाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी। दैट्स व्हाट माय थॉट इज कि आपको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन विधा अपनी ही दिखानी चाहिए, तब आप प्रमोट करोगे। तो यू शुड मूव फ्रॉम एप्रिसिएशन टू प्रमोशन, नॉट ओनली एप्रिसिएशन। तो अप्रिशिएट करना इज नॉट अ रॉन्ग थिंग, फ्यूजन इज नॉट अ रॉन्ग थिंग, इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट कमिंग अप। लेकिन आजकल के जितने भी कॉम्पिटिशन्स दिखाते हैं वो बहुत कुछ वेस्टर्नाइज करते चले जा रहे हैं उसको। दैट नीड टू बी स्टॉप्ड, इट्स अ कर्स, बिकॉज अगर ऐसा ही होता गया तो पेरेंट्स कहीं इतने ज्यादा उसमें कहना चाहिए उनसे प्रभावित ना हो जाए कि वो इंडियन डांसेस को पसंद ही ना करें या इंडियन कल्चर को पसंद ही ना करें, वो वही पसंद करें क्योंकि वो शो दिख रहा है। सो मेरे मेरे हिसाब से उसमें वेस्टर्न अगर एक टॉपिक है तो 3 टॉपिक इंडियन के बाद एक वेस्टर्न आना चाहिए टॉपिक, ना कि 4 वेस्टर्न हो रहे हैं और कहीं एक जाके कोई इंडियन टॉपिक दे दिया क्योंकि इंडिया में हो रहा है। सो दैट्स व्हाट आई फील। जी जी जी, ये बहुत ही अच्छी advice आपने दी है कि इंडियन डांसेस को दिखाओ, क्योंकि हमारे पास कितना है दिखाने के लिए। हमारे पास 10 इंडियन क्लासिकल डांस स्टाइल है जो हम इतना कल्चर, जी not only classical, we have such a rich culture of folk, वो इंडियन ट्रेडिशनल फोक। अगर आप एक एक स्टेट भी उठा लोगे ना, और एक टॉपिक अगर किसी माइथोलॉजिकल स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, एंड यू हैव लॉट ऑफ टॉपिक्स इफ यू वांट टू क्रिएट, बिकॉज इतना वाइड कल्चर है, आप उसमें टॉपिक्स उठाना चाहोगे तो हजारों टॉपिक मिलेंगे आपको परफॉर्मेंस से रिलेटेड। लेकिन क्योंकि आप शो बज में जाकर आप उसमें कहीं पब्लिक को ना गुमराह सी, मुझे फील होता है कि आज की पब्लिक गुमराह सी होती जा रही है। दे आर मूविंग टुवर्ड्स वेस्टर्नाइज एंड दे आर लिविंग देयर ओन रूट्स समवेयर। अच्छा मंजूषा जी, आपने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है पायल की झनकार, और हमें जैसे कि पता है कि इंडियन क्लासिकल डांसेस पे बुक्स काफी कम लिखी जाती है, ठीक है।
तो आपने जो बुक लिखी है ये डच, फ्रेंच, स्पेनिश और इंग्लिश भाषा में उसका भाषांतर भी हुआ है। तो क्या मायने हैं इस बुक के फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए और भारतीय स्टूडेंट्स के लिए? जैसा कि आप जानते हो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू स्टूडेंट्स आपको मिलते हैं। समटाइम्स आप परफॉर्मेंस करते हो बाहर तो ऐसे लोग जुड़ते हैं और पेरेंट्स के थ्रू स्टूडेंट्स जुड़ते हैं आपके साथ। तो जब इनसे बात हुई मेरी तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं फॉरेन कंट्रीज के अगर हैं तो वो स्टूडेंट्स डिफरेंट लैंग्वेज जानते हैं एंड इंग्लिश इज अ वर्सेटाइल लैंग्वेज जो काफी बच्चे जानते हैं, बट ऐसा भी होता है कि काफी बच्चे सिर्फ रीजनल लैंग्वेज जानते हैं, मतलब अपने कंट्री की लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज जानते हैं, लाइक स्पेनिश है, डच है, फ्रेंच है और मे बी चाइनीज है, व्हाटएवर। बट ये टॉपिक मेरे दिमाग में आया कि क्योंकि हमारी जितने भी क्लासिकल रिलेटेड बुक्स हैं वो सब हिंदी में है, मोस्टली बुक्स हिंदी में है, या फिर हमारी शायद उनको ट्रांसलेट अगर किया भी गया होगा तो हमारी रीजनल भाषाओं में होगी, उनको अलग अलग रीजन्स, इंडिया के रीजन्स पहुंचाने के लिए। इंग्लिश में बहुत कम बुक्स छपी हैं, और छपी हैं तो थोड़ा हायर लेवल की छपी हैं जिसमें टॉपिक रिलेटेड बुक्स आई हैं। शोभना नारायण जी की हैं या किसी अच्छे गुरुओं की हैं, वो इंग्लिश में टॉपिक्स को लेकर आई हैं, ना कि कोर्स को लेकर आई हैं। तो डॉक्टर पुरु ददीच जी ने भी इंग्लिश में लिखी है कोर्स की बुक। मुझे बहुत उनसे प्रेरणा मिली कि जब वो गुरु हो के आज तक के लोगों तक पहुंच सकते हैं तो हम लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि हम कैसे और आगे बढ़ाएं। तो उसमें मैंने जब स्टूडेंट से बात करी तो उन्होंने कहा कि इट्स वेरी इलेबोरेटेड कोर्स और हैवी, हम लोग की पढ़ाई बहुत ज्यादा डिटेल में है, और काफी लोग समझते हैं कि गाने या डांस में पढ़ाई नहीं होती, जबकि बहुत पढ़ाई होती है, हमारी बुक्स भी बहुत हैवी होती हैं, बहुत टॉपिक्स भी हैवी होते हैं। लेकिन उनको इजी वे में और बहुत सरलता से कैसे पहुंचाया जाए भारत के बाहर भी, जहां पर लोग ना कि केवल प्रैक्टिकल नॉलेज बल्कि थियोरिटिकल नॉलेज भी रहे, बेसिक भी क्लियर हो उनको कि वो क्या सीख रहे हैं, कहाँ से आया ये। तो ये सोच के मैंने एक शॉर्ट कोर्स क्रिएट किया एंड उसको मैंने यूनिवर्सिटी से अप्रूव भी करवाया कि फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए कितना जरूरी है, कितना इलेबोरेशन ऑफ द टॉपिक्स इज नीडेड, नॉट दैट डिटेल्ड वन, जितना उनकी जरूरत है और जितना वो इंटरेस्टेड हो सीखने के लिए और जितना हम बढ़ा सकें। दैट वाज माय थॉट। तो वो बनाया, उससे इंग्लिश में सबसे पहले मैंने उसको कोर्स को क्रिएट किया। एंड क्योंकि मेरे पास काफी बच्चे हॉलैंड और इस तरफ के थे जहाँ पर डच कंट्रीज हैं, तो इसलिए मैंने उसको सबसे पहला जो ट्रांसलेशन करवाया वो था डच ट्रांसलेशन। और वो मेरी स्टूडेंट की ही पेरेंट है, शी इज वेरी गुड इन ट्रांसलेशन, उनसे मैंने ट्रांसलेशन कराया। शी इज लर्निंग भरतनाट्यम, बट बीइंग अ डांसर शी वाज वेरी गुड इन ट्रांसलेटिंग द इंडियन क्लासिकल। So that's how I got one link to change it into one, and now we are trying to get it more, copies of different languages कि और बेहतर तरीके से इसको यूज करा जा सके और नॉलेज गेन कर सके फॉरेन स्टूडेंट्स भी हमारे विदा में। वैसे हम देखा तो भारत में भी काफी कम बुक्स है कथक के ऊपर। अगर हम ढूंढे तो ऐसा, अगर विशारद का कोर्स ढूंढना है तो हमारी हिंदी भाषा में भी काफी कम बुक है। मुझे तो लगता है डॉक्टर पुरु ददीच जी हो गए और तीरथ राम आजाद जी हो गए, इनके अलावा तो शायद बहुत कम लोगों ने बुक्स लिखी, बहुत कम है। शायद मुझे इसके पीछे का एक रीजन ये भी लगता है कि हम लोग परफॉर्मिंग आर्ट्स होने के कारण ना थियरी की ओर थोड़ा कम ध्यान देते हैं, कम ध्यान देते हैं। तो ये जरूरत जो अभी हम जिस बारे में बात कर रहे हैं इस पे से एक तो निकल के आया है कि लिखना भी चाहिए, थियरी का करना चाहिए, और हम जैसे जो हमारे जनरेशन के लोग हैं उन लोगों ने ही ये करना चाहिए, क्योंकि आगे की पीढ़ी को अगर हमें देना है तो हम यही चीजें कर सकते हैं अभी फिलहाल। There should be amendments ना, कोई चीज डिसाइड करी गई है एक समय के अभाव में, उस समय लोग उतनी डिटेल में जानना चाहते थे, उतना समय, उतना पेशेंस था उनके पास कि वो इतने साल
लगाते थे सीखने में गुरुओं के पास, गुरुकुल विधा में। आज की डेट में अगर आप चाहोगे वो करना तो नहीं पॉसिबल है, और ना ही पेरेंट्स और ना ही बच्चों में इतना पेशेंस है कि वो इतने साल गुरुकुल विधा में निकाल सकें कि वो जाकर सब छोड़ के वही सीखें और वही लें। तो देयर शुड बी सम अमेंडमेंट इन थॉट्स आल्सो एंड द वर्क आल्सो, दैट्स व्हाट आई फील। एंड ये बुक उसी का एक प्रमाण है कि अगर हमें पहुंचाना है तो हमें धीरे धीरे पहुंचाना पड़ेगा। पहले इंटरेस्ट जनरेट करो, फिर उसके बाद उसकी डिटेलिंग में जाओ। अगर इंटरेस्ट ही नहीं तो डिटेल कैसे पढ़ेंगे वो लोग। अच्छा मंजूषा जी, मैं आपको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूंगी कि इंडियन कल्चरल काउंसिल के द्वारा आप एम्पैनल्ड आर्टिस्ट के तौर पर और एक कल्चरल एम्बेसडर के तौर पर अभी विदेश जाने वाली हैं। और इस अवसर को आप किस तरीके से देखती है, क्या है ये अपॉर्चुनिटी और किस तरीके से आप इसे लेके आगे जाना चाहती हैं? आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस पैनल में सिलेक्ट हुई हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू आईसीसीआर फॉर दिस। जब कहते हैं कि सिंगल हैंडेडली अगर आप काम करते हो तो आप कहीं ना कहीं कुछ चीजों में तक नहीं पहुंच पाते, या कहना चाहिए ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाते। आप ऑनलाइन क्लास भी लोगे तो 2 से 4, 4 से 5, 6 हो सकते हैं, लेकिन आप वाइडर ऑडियंस को नहीं ले पाते हो और ज्यादा बड़े लेवल पे काम नहीं कर पाते हो, करना चाहो भी तो आईसीसीआर आई थिंक एक बहुत अच्छा पैनल है जिसके थ्रू हम मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंच पाए या मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए और एक लेवल पे काम कर पाए जहां पर हम उनको कुछ दे पाए पॉजिटिव वे में। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं कुछ अच्छा काम करके आऊं और ऐसा कुछ नाम करके आऊं कि लोगों को इंडियन कल्चर के बारे में और जागरूकता पैदा हो जाए और वो और जानने की कोशिश में इंडिया को बहुत कुछ एक लेवल पे खड़ा करें हम लोग मिलके कि एक वन ऑफ द सुप्रीम पावर में वापस इंडिया आ जाए किसी वक्त में आगे। हम सबकी कामना यही है कि भारत सोने की चिड़िया कहलाए। हाँ, दुनिया भर से लोग यहाँ पे ज्ञान लेने के लिए फिर से आए। तो चलिए, ये तो कामना हम सभी करते हैं। अच्छा मंजूषा जी, मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि जो बच्चे छोटे शहरों से हैं और जो डांस में या संगीत में करियर करना चाहते हैं, उनको आप क्या कहेंगी? वो मोटिवेट रहे, इस चीज को प्रोफेशन करके आगे लेके जाए, इसके लिए आप उनसे क्या कहेंगी? पहली बात तो मैं स्टूडेंट्स के साथ मैं पेरेंट्स को जरूर बोलना चाहूंगी, क्योंकि आज की डेट में कहीं ना कहीं अगर आप गांव की बात करते हो या आप एक छोटे शहरों की बात करते हो तो आजकल के पेरेंट्स भी उतने जागरूक नहीं हैं, लेकिन उतने जागरूक नहीं है आज भी। अगर कहा जाए तो आप ठेठ अगर गांव में पहुंचे या फिर एक बहुत छोटे छोटे यूपी के सिटीज, बिहार, यूपी, मतलब कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं कि वो अभी भी उसी थॉट प्रोसेस में है पेरेंट्स। तो मैं बस ये जरूर चाहूंगी कि वो पेरेंट्स बच्चों को एक तो फुल हैंड दें कि वो क्या करना चाहते हैं लाइफ में। और बड़े सिटी के पेरेंट्स को भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि बच्चों को फुल हैंड एक म्यूजिक का जरूर दें। कुछ भी चीज हो, इट्स नॉट ओनली डांसिंग, इट कैन बी इंस्ट्रूमेंट, इट कैन बी वोकल्स, इट कैन बी एनीथिंग। क्योंकि आजकल की जो दौड़ हो गई है लाइफ की, उसमें म्यूजिक एक बहुत बड़ा अहम जगह लेता है। वो एक ऐसी विधा है जिसको आप अगर आप में है किसी भी चीज को लेके, तो आप अपने माइंड को, अपने सोल को बहुत सुकून में रख सकते हो विदाउट ऑफ एनी प्रेशर। आप इतना प्रेशर होल्ड कर सकते हो उस चीज को लेके, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ में इतने प्रोजेक्ट्स का काम रहता है, इतना प्रेशर रहता है लाइफ का, फैमिली का। आई थिंक इफ यू कीप म्यूजिक समवेयर इन लाइफ, वो जरूर फायदा करेगा। आपने कहा स्टूडेंट्स को क्या कहूंगी, मैं स्टूडेंट्स को जरूर कहूंगी कि अगर आपके में चाह है सीखने की तो आपको जरूर सीखना चाहिए। शुरू चाहे छोटे लेवल से हो, लेकिन अगर आपका पैशन खत्म नहीं हुआ तो आपको उसकी छोर मिलते चले जाएंगे, जरूर मिलेंगे कहीं ना कहीं। तो आप जरूर उसको करते रहिए, उसको छोड़िए मत, और थोड़े जागरूक बनिए कि आज की डेट में हम कैसे सीख सकते हैं। तो आजकल तो
इंटरनेट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, और गांव-गांव में इंटरनेट आ चुका है, और सिटीज कह लीजिए कहीं भी आप फोन पे और चीज सर्च कर सकते हो, तो शायद अपने काम की चीज भी सर्च कर सकते हो। तो अगर आपके में सीखने की चाह है तो उसे कभी मत छोड़िए, और उसमें यही निरंतर कोशिश करिए कि आप कैसे उस विधा में आगे बढ़ सकते हैं। और देयर आर पीपल जो ऑनलाइन भी देते हैं, देयर आर यूट्यूब चैनल्स जहां पर आपको शुरू से सिखाया जाता है। तो हम लोग और भी कोशिश करेंगे कि ऐसे हम फ्री यूट्यूब पे डालें कि कैसे सीखा जा सकता है, जिससे वो इतना इंटरेस्ट गेन कर लें कि वो थोड़ा सिटी में आने लायक हो जाएं लोग। बट यही कहूंगी कि पैशन को कभी मत छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना चाहिए लाइफ में, और इन बाय गॉड ग्रेस आपको कहीं ना कहीं उसकी कड़ियां जुड़ती चली जाएंगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बिल्कुल आपने सही कहा कि आपने पैशन को छोड़ना नहीं है, कड़ियाँ कहीं न कहीं जुड़ती जाती है, वो जुड़ती जाती हैं। वो मकाम आपको ज़रूर मिलता है जो आप चाहते हो। और कोई गुरु छोटा या बड़ा नहीं होता। आपने अगर किसी गांव के गुरु से या कहीं उससे भी सीखा है, तो कहीं ना कहीं आप कुछ सीख के आप उस लेवल पे आओगे कि आप और सीखना चाहोगे। तो डोंट टेक, मतलब ना दिल पे लेना चाहिए, ना हताश होना चाहिए। जो मिल रहा है उसको सीखते चले जाओ, दैट्स व्हाट आई फील। जी, जी। अच्छा मंजूषा जी, आपने अभी स्ट्रेस और भाग-दौड़ी की बात की। हालाँकि जो हमारा कथक डांसर्स का या आर्ट फॉर्म्स जो भी लोग आर्टिस्ट लोग जो होते हैं, इनका प्रोफ़ेशन भी काफ़ी भाग-दौड़ी का होता है, काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है। तो फिज़िकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस हमें रखना पड़ता है। आप अपने फिज़िकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस के लिए क्या करती है? ये ज़रा हमें बताइए। मेंटल फिटनेस के लिए तो आई शुड से योगा इज द बेस्ट थिंग। और योगा मुझे लगता है कि जब से मैंने शुरू किया है, आपकी माइंड के साथ साथ आपकी बॉडी, आपका सोल, इट मेक्स अ सिंक आपकी लाइफ में जैसे उतर जाए अगर योगा, तो बहुत एक अच्छी चीज है। दूसरा, खाने पे बहुत ध्यान देना। बहुत कुछ फास्ट फूड ना करके घर का सिंपल खाना खाना। आई एम वेजिटेरियन, आई एम नॉट सेइंग कि एवरीबॉडी शुड बी अ वेजिटेरियन, बट बाहर का खाना, फास्ट फूड, बहुत कुछ तला भुना खाना, आई थिंक वो नहीं लेना चाहिए रेगुलर वे में। कभी कभी, yes, once in a blue moon, it's always nice to have something different. तो अच्छा सादा खाना, सात्विक भोजन, और योगा। ऑल्सो रेगुलर वॉक हो या रेगुलर एक्सरसाइज हो, आप चाहे उसको क्योंकि हम डांसर्स हैं तो हमारी एक्सरसाइज तो हमारा रियाज है। लेकिन अगर कोई डांसर्स नहीं है एंड स्टिल दे वांट टू बी इन म्यूजिक लाइन, तो जो गाने वाले हैं या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, उनके लिए दे शुड वॉक। maybe walking can be one of the thing, maybe they can have some music and खुद कुछ भी करिए। इट्स नॉट ओनली पैटर्न की जुम्बा करना है या एरोबिक्स करना है या जिम में जाके करना है, देयर इज नथिंग, इट इज नॉट नीडेड एट ऑल, इट इज नॉट नीडेड एट ऑल। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट व्हाट यू आर डूइंग। तो जरूर सुबह योगा करना चाहिए। फूडिंग हैबिट्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। एंड थर्ड, एक्सरसाइज इन एनी वे, एक्सरसाइज जरूरी है। और फॉर डांसर्स हमारी फिजिकल एक्सरसाइज है रेगुलर, रियाज करना रेगुलरली। और कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए मैंने ज्यादातर देखा है आर्टिस्ट में ऐसा फीलिंग होता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स कहीं कहीं मिसिंग होती हैं, उनको जरूर गेन करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो अपनी चीज को, देन यू आर लैकिंग समवेयर, है ना। तो उसके लिए जरूर कोशिश करनी चाहिए, चाहे आप छोटे छोटे वर्ड्स यूज करें, छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज करें, लेकिन ट्राई टू कम्युनिकेट विद पीपल इन पॉजिटिव। तो वो बात करते करते अपने आप एक आदत सी आ जाएगी कि हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल, विद डिफरेंट पीपल। जी, ये बात बहुत अच्छी आपने याद दिलाई। मैंने देखा है कि बहुत अच्छे-अच्छे डांसर्स होते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे गायक होते हैं, पर स्टेज पर से उतरने के बाद में वो एक वाक्य तक ऑडियंस के साथ बोल नहीं पाते या फिर ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट नहीं कर पाते। जी, इसके लिए आपके पास और कोई टिप्स है क्या कि कोई कम्युनिकेशन अपना बढ़ाए इसके लिए क्या और करना चाहिए?
मैं तो सोचती हूँ कि अपना फ्रेंड सर्कल सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए उसमें। फ्रेंड सर्कल, क्योंकि जब सबसे ज्यादा आप खुले किससे होते हैं? अपने फ्रेंड सर्कल में होते हैं, जिससे आप किसी भी तरीके की बात कर सकते हो, है ना। और हंसी मजाक से लेके सीरियस तक आप उसके साथ शेयर कर सकते हो चीजों को। तो आज की डेट में इंग्लिश स्पीकिंग इज वन ऑफ द थिंग जो जरूरी हो गया है, क्योंकि इट्स नॉट मैंडेटरी, बट समहाउ अगर आप इंटरनेशनली वर्क करना चाहते हो और ज्यादा इस चीज को बढ़ाना चाहते हो, बहुत जरूरी हो गया है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो मुझे लगता है कि फोन पे जो है ना शुरू हो जाना चाहिए, या फिर जब आमने सामने आप बात कर रहे हैं तो जरूर इस टाइप की कम्युनिकेशन छोटी छोटी स्किल्स, नॉट इन अ इलेबोरेटेड वे में, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातचीत से ही ये बात शुरू होती है। और जब भी आप किसी से भी बात करें तो आपके बोलने का तरीका, आपकी सॉफ्टनेस, आपके जो जरूरी है उस पे बोल्डनेस, और जो जरूरी नहीं है उस पे सॉफ्टनेस, वो बहुत कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो जरूरी हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन जरूरी है, किसी बात को फर्मली रखना और किसी बात को सॉफ्टली समझाना, दोनों ही जरूरी होते हैं। तो स्टेज पे भी वो काम आता है, क्योंकि कई बार ऑडियंस आपको बहुत ही गड़बड़ मिल जाती है, तो उसको भी थोड़ा कंट्रोल करते समय आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आर नीडेड। और कई जगह पे आपको अच्छी ऑडियंस मिलती है, तो उनको कम्युनिकेट करना अपनी बात बेस्ट टू बेस्ट में, वो भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप भी नीचे नहीं कहीं पड़ने चाहिए कि आप परफॉर्म कर रहे हैं और ऑडियंस आपको बढ़िया मिली है, लेकिन आप कर ही नहीं पा रहे हो, आप समझा ही नहीं पा रहे हो अपनी बात को। So I think artists need to work on communication skills. This is one of the major area जहां पर artist कहीं ना कहीं मात खा जाता है या पीछे रह जाता है, कहना चाहिए। देर आर वंडरफुल आर्टिस्ट, मैंने देखा है सिटीज में, छोटे छोटे सिटीज में भी। जब मैं एग्जामिनर थी, हूँ अभी एग्जाम लेने जाती हूँ, तो छोटे छोटे सिटीज में जब आप जाते हो तो आपको जब लोग मिलते हैं परफॉर्म करते हुए, आप कहते हो आप कहाँ छुपे थे, ना आप तो कहीं हो ही नहीं, दिखते ही नहीं हो। बात ये है कि उन्हें यही नहीं पता कि कैसे इससे बाहर निकला जाए, कैसे कम्युनिकेट करके हम इसकी जरिया बनाएं कि हम इस चार दीवारी से बाहर आए। तो आई थिंक आर्टिस्ट नीड टू वर्क ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आगे आपसे एक सवाल और करना चाहूंगी कि ये हमारा आखिरी सवाल है कि एज एन आर्टिस्ट आप जीवन की और किस तरीके से देखती है, किस दृष्टिकोण से देखती है? मैं लाइफ को एक हमेशा एक मूव ऑन वे में देखती हूँ कि लाइफ में देर आर सो मेनी ऑब्स्टिकल्स, इट कैन बी प्रोफेशनली, इट कैन बी पर्सनल, इट कैन बी एनीथिंग विच हर्ट्स योर हार्ट एंड सोल। तो ऐसी कई चीजें लाइफ में आएंगी आपके, बट द ओनली कॉन्सेप्ट यू शुड कीप इट इन माइंड इज कीप मूविंग, कीप मूविंग। क्योंकि आप रुक नहीं सकते लाइफ में, जैसे समय नहीं रुक सकता वैसे आपको भी रुकना नहीं चाहिए। तो एक जरूर मूल मंत्र है कि कंसीव इट, जो आप सोचो उसको कंसीव करो अपने दिमाग में कि क्या अचीव करना है लाइफ में, कंसीव इट एंड यू नो बिलीव इट कि मैं कर सकता हूँ, यू नो ड्रीम इट कि आई कैन डू इट एंड देन अचीव इट। सो कंसीव इट, बिलीव इट एंड get it, achieve it. So this is I think you should keep in mind कि जब तक आप उस चीज में सोचोगे नहीं कि करना क्या है, उसको बिलीव नहीं करोगे कि मैं कर सकता हूँ, तो आप अचीव भी नहीं कर सकते। तो कीप इट इन माइंड कि आप कर सकते हो, आपके पास है वो क्षमता, और आप कर ले जाओगे एंड यू विल गेट द थिंग व्हाट यू वांट इन लाइफ। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा मंजूषा जी, आपने इतने आपके बिजी शेड्यूल से इतना इम्पोर्टेंट आपका जो समय है वो हमारे लिए निकाला, और इतनी क्या कहते हैं, इतना अच्छा गाइडेंस हमें दिया, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और चाहूंगी कि आगे भी आप हमसे मिलती रहे और हमें मार्गदर्शन ऐसे ही करती रहे। और आपके आगे के जर्नी के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहूंगी।
Thank you so much, Varsha ji, and it was nice talking on the main topics, which is really important in today's world and for people around us. So I'm so thankful to you and Anahat for this opportunity, and looking forward कि कहीं एक बच्चा भी अगर इससे प्रभावित हो या एक पेरेंट भी इस चीज को समझ सके, तो आई विल बी सो थैंकफुल टू यू एंड योर प्रोग्राम. जी जी जी, चलिए मिलते रहेंगे और आपसे बातें होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार.